स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अरिहंत पढ़ाकू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर प्रीना एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the next chapter of the class 12 chemistry, that is about the coordination compounds. Okay, last previous 3 chapters में हम surface chemistry, electrochemistry and chemical kinetics को discuss कर चुके हैं और आज हम जो chapter start करने वाले हैं it is entirely a new concept and you can say कि इस chapter को हमने पहले 11th class में इससे related हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है. Okay, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं वो आप लोग स्टडी कर चुके हो. तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम. ओके, तो जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हमें इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ना है तो वी हैव टू रेफर ओनली वन सिंगल थिंग, दैट इज अवर अरिहंत बुक. सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इस बुक में गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा बात करते हैं दिस बुक कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू हैव केस बेस्ड स्टडी, assertion reason. Apart from that you also have a 3 sample papers provided at the back side of the book, so you can easily analyze your performance after studying all the chapters. Okay, तो हमें पता है कि क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारे 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो 2 चैप्टर्स अभी हमारे बाकी हैं विच इज रिलेटेड टू अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट और आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा इस बुक का, दैट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टडी करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डी एंड एफ ब्लॉक को डिस्कस किया था. आई होप that video lecture has been clear to you. So now I am proceeding with the coordination compound, but let me tell you one thing. Coordination compound की यहाँ पर हमें मार्किंग गिवन है that you can see कि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन दोनों चैप्टर जो हैं वो आपके मिला के 9 मार्क्स के हैं. तो इट विल बी प्रोबेबल दैट कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आ जाए या 4 मार्क्स का उसमें से आ जाए. मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे भी हो सकता है. तो दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने हैं. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक दोनों मिला के हमारा 9 मार्क्स का चैप्टर है. तो हम देखेंगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ भी हो सकता है या फिर एक चैप्टर 5 और एक चैप्टर 4 मार्क्स का, कुछ भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ इसमें हो सकता है. तो आप लोग इस बुक को रेफर कीजिए क्योंकि अगर हमने एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो बहुत ही शॉर्ट मैनर में सारे टॉपिक्स हमारे अरिहंत बुक में मेंशन है एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग. और this book is actually the reduced or the revised syllabus that has been asked in the CBSE term 2 examination. Okay, so just refer that book. So we are starting with the coordination compounds, but before starting the coordination compounds let me tell you one thing कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है. आपने प्रीवियस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स में इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था अबाउट द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा जब भी बात करता है तो वो सॉल्ट्स के बारे में बात करता है, जो सॉल्ट्स आपके कंबाइन होके बनते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज करके. तो हम पढ़ते हैं इसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इसमें अबाउट द वर्नर्स थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे. इसके अलावा हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. डेफिनेटली एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन अराइज होना है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें गिवन होगा और हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना है और हम जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर करने का मतलब होता है उस कंपाउंड की नेमिंग करना. ओके, फोर्थ थिंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे. तो हमें कुछ कंपाउंड्स के ऊपर जो वैलेंसी या चार्ज होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, लाइक व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट आर द स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2 more important topics in this chapter which is regarding the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो यहाँ जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए दीज आर एंटायरली द होल chapter that you have been studied in detail in your previous lectures. But today we are here for doing some of the questions that are related to the
coordination compound, and we are beginning here with our first topic. First topic में हम discuss करेंगे about the nomenclature of coordination compounds. कि coordination compounds का nomenclature हम कैसे करते हैं. तो coordination compounds का nomenclature करना it's not a big task. Actual में अगर हम एक बार समझ गए कि हमें कैसे इसको assemble करना है, तो हमें इसकी IUPAC नेमिंग करना बहुत आसान हो जाएगा. अब यहाँ पर IUPAC के जो रूल्स हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कुछ रूल्स तो वही अप्लाई होंगे, लेकिन सब रूल्स वो नहीं होंगे, बिकॉज दीज आर नॉट अ कार्बन कंपाउंड्स, दीज आर योर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स. ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, ये कार्बन के कंपाउंड्स नहीं है. तो यहाँ हमें कोई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ हमें कोई नंबरिंग नहीं करनी. बस हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज अ पर्टिकुलर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल मैनर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. दैट इज गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. एंड द क्वेश्चन हियर इज सेइंग CrNH3 होल थ्राइस Cl3. ओके, तो ये है बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोग देख सकते हो कि Cr होता है हमारा क्रोमियम, NH3 हमें 3 दिए हुए हैं और 3 को हम इंग्लिश में ट्राई कहते हैं. ओके, और NH3 ग्रुप आप सबको पता है कि NH3 इज अवर अमीनो ग्रुप. उसके बाद क्लोरीन भी आपको 3 दिए हुए हैं. कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं. तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, तो हमारा सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए. क्योंकि जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लिखनी होगी. तो यहाँ मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ये नहीं पता है. तो नहीं पता है तो हम उसको x मान लेते हैं, प्लस 3 into NH3 की जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो 0 होती है, प्लस 3 into क्लोरीन की आपकी वैलेंसी होती है -1 इक्वल टू 0. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर. तो ये हो गया x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहां से x हमारा आ गया 3, विच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो हमें पता चल गया कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है. तो अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे. हमें पता है कि यहाँ पर 3 अमीनो ग्रुप हैं, 3 क्लोरो ग्रुप है और एक क्रोमियम है. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट वी कैन राइट हियर इज ट्राइअमीनो ट्राइक्लोरो क्रोमियम. और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की 3, सो इट विल बी 3. सो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट वी हैव डिराइव्ड हियर. तो यहाँ बच्चों कंपाउंड का नाम होगा ट्राइअमीनो. 3 अमीनो ग्रुप है, 3 क्लोरो ग्रुप है. अमीनो और क्लोरो में अमीनो पहले लगा हुआ है, और हम अल्फाबेटिकल वाइज भी देखें तो A C से पहले आएगा. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी ट्राइअमीनो ट्राइक्लोरो क्रोमियम, और थर्ड इसके बीच में हमें गैप नहीं छोड़ना है. सो दिस विल बी द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना होगा, ताकि हम ब्रैकेट में जब भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का नेम लिखेंगे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड होगी. तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू कैन सी ये हो गया हमारा 3 into x. ओके, सॉरी, K3 हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट विल बी 3 प्लस x प्लस 6 into, ये आपका साइनो ग्रुप है, Cn इज अ साइनो ग्रुप. इसकी -1 इक्वल टू 0. सो इट विल बी इक्वल टू 3 minus 6 plus x इक्वल टू 0 एंड x केम आउट टू बी 3. तो यहाँ हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों हमारी वो 3 हमने कैलकुलेट कर ली. नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है. तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि पोटेशियम आपके यहाँ पर 3 है और साइनो आपके 6 है. तो 6 वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सा. ओके, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सासाइनो ट्राइपोटेशियम एंड
Fe is for ferret, और यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है, दैट इज 3. तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? इसका नाम होगा हेक्सासाइनो ट्राइपोटेशियम and it will be ferret, और ऑक्सीडेशन नंबर being calculated here is 3. गैप नहीं छोड़नी है हमें जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे. सो इज इट क्लियर टू यू कि हमने इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट द थर्ड पार्ट इज सेइंग. थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है? CO आपका होता है कोबाल्ट, NH3 आपको 5 गिवन है, और 5 मींस यहाँ पर 5 अमीनो ग्रुप है. इट मींस इट इज योर पेंटा अमीनो ग्रुप. CO3 आपका होता है कोबाल्टेट, CO इज योर कार्बोनेट ग्रुप. C के साथ स्मॉल o हमारा कोबाल्ट है, C के साथ कैपिटल O आपका, और 3 भी लगा हुआ है तो ये आपका कार्बोनेट ग्रुप है, एंड लास्टली इट इज क्लोराइड. ओके, नाउ what you have to do, you have to write the name of this particular compound. So the name of the compound will be, अमीनो ग्रुप कितने हैं हमारे पास में? अमीनो ग्रुप बच्चों यहाँ पर 5 है, सो इट विल बी पेंटा अमीनो कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. तो नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? इट विल बी पेंटा अमीनो, इसका नाम है कार्बोनेटो, इट विल बी कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो 3 आएगी, एंड इट विल बी क्लोराइड. तो इसका नाम हुआ पेंटा अमीनो कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. यहाँ कोबाल्ट की आपने वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, दैट केम आउट टू बी 3, और यहाँ क्लोरीन बाहर है तो हम उसको एंड में लिखेंगे. लेकिन जब भी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे we do not put any gap between the compound, क्योंकि उसका नाम हमें continuous manner में लिखना होता है. Clear? So this will be the name of this coordination compound. So these are the 3 questions which are related to our nomenclature part. Now we are moving forward to the next question, and let's see what the next question is saying. The next question is, using the IUPAC norms, write the formula for the following compound. IUPAC नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, और आपको इन सब का फॉर्मूला लिखना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला हियर. So the first question is tetrahydroxozincate second. Okay, टेट्रा का मतलब होता है हमारा 4, हाइड्रोक्सो मतलब OH ग्रुप, और यहाँ हमें दिया है जिंकेट 2. ओके, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड बीइंग हियर? द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी ZnOH4 एंड इट विल बी -2. ओके, हाइड्रोक्सो ग्रुप आपके 4 है, जिंक है, तो हम जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हम उसके पीछे ATE लगाते हैं. जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने कोबाल्टेट लगाया था, तो यहाँ पर जिंकेट है तो यहाँ पर Zn होगा. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट. ओके, पैलेडेट इसमें नाम जो है पैलेडियम के लिए है, उसका सिंबल PD होता है. तो सबसे पहले बात की गई है पोटेशियम टेट्राक्लोराइड पैलेडेट, और यहाँ पर 2. तो बच्चों इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी अवर K2, और ये है पैलेडेट, और क्लोराइड आपके 4 हैं, सो इट विल बी K2PdCl4. तो यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा K2PdCl4. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन हियर इज डायअमाइन डाइक्लोरो. डायअमाइन मींस 2 NH3 ग्रुप है, डाइक्लोराइडो मींस 2 क्लोरीन के ग्रुप है, प्लैटिनम सेकंड के साथ. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी PT NH3. कितने NH3? 2, और यहाँ पर आपके Cl2 कितने हैं? 2. तो इसका फॉर्मूला हो गया PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, और हम चाहें तो Cl2 को इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं.
So what we can do here, the formula of the compound will be PTNH3 whole twice Cl2. Clear? दो अमाइन ग्रुप है, दो क्लोराइड ग्रुप है, क्योंकि डाई दोनों के आगे लिखा हुआ है और प्लैटिनम सेकंड. Clear? So it will be PTNH3 whole twice Cl2. Next question here is potassium. Potassium का सिंबल होता है बच्चों हमारा K. It is tetracyanonickelate. Tetracyano means CN ग्रुप आपके 4 है. Tetra means 4 and cyano means CN ग्रुप और यहाँ निकेलेट दिया हुआ है मतलब निकल है. तो यहाँ पर आपको लिखना है पोटेशियम 2 है तो K2. ठीक है. टेट्रासाइनोनिकेलेट, निकल मीन्स Ni और CN ग्रुप बच्चों आपके यहाँ पर 4 है, सो इट विल बी NiCN4. तो इसका फॉर्मूला हो गया K2NiCN4. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटाअमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड. ओके. अमाइन ग्रुप आपके 5 है, कोबाल्ट है साथ में और यहाँ पर नाइट्राइटो ग्रुप दिया हुआ है. तो बच्चों जो हमारा नाइट्राइटो ग्रुप होता है वो होता है हमारा ONO. ओके. और साथ में यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, सो इट विल बी द कोबाल्ट इन द थर्ड वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ होगा आपका कोबाल्ट CO. पेंटाअमाइन का मतलब है कि NH3 आपके पास 5 है, नाइट्राइटो O तो यहाँ हम लिखेंगे इसको ONO एंड इट विल बी -2. ओके. तो ये हो गया इसका कंपाउंड का फॉर्मूला, दैट इज CO NH3 ONO and it will be 2+ here. Clear? So this is how you can write the name of the compounds and you can see कि coordination compounds की naming करना कितना easy task है. Clear? Now the next question is hexaamine cobalt third sulfate. Hexaamine cobalt third sulfate. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोबाल्ट के साथ आपके हेक्सामाइन है. ओके. तो यहाँ पर बच्चों कोबाल्ट के साथ आपका हेक्सामाइन है और कोबाल्ट थर्ड का सल्फेट है. तो सल्फेट मींस SO4 ग्रुप. ठीक है. तो हमने इनको इंडिविजुअली तो लिख लिया कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखेंगे, लेकिन ये जो हमारा सल्फेट अलग है तो हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा एंड दिस विल बी 3 हियर. ओके. So this is how you can write the name of the compounds here. हेक्सामाइन था तो हमने NH3 को 6 रखा, कोबाल्ट थर्ड का सल्फेट था तो ये कोबाल्ट हो गया और सल्फेट को यहाँ लिख के हमने यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 3 है. क्लियर है? So this is how you can write the name of IUPAC compounds. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने हमारी अरिहंत बुक को रेफर करते हुए सब्जेक्टिव पार्ट से लिए. इफ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस लाइक दिस जस्ट रेफर अरिहंत बुक. Okay. Now let's proceed to the next question, which is again based upon the IUPAC norms. And what the question is saying? The question is saying here, write the systematic names of the following. हमें यहाँ पर given compounds की दोबारा नेमिंग करनी है क्योंकि फर्स्ट टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं it is basically on the nomenclature of coordination compounds we have. So the first question is having CO NH3 6Cl3. ओके. तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कोबाल्ट दिख रहा है, 6 आपको अमीनो ग्रुप दिख रहे हैं और यहाँ पर बच्चों आपको 3 क्लोरीन भी दिख रहे हैं. ओके. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सामाइन ट्राइक्लोरो एंड इट विल बी योर कोबाल्टेट. ओके. सो लेट्स राइट द नेम हियर, हेक्सामाइन. ओके. अब कोबाल्ट को लिखेंगे या हम क्लोरीन को लिखेंगे? सो इट विल बी हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. तो हेक्सामाइन कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 आएगी एंड इट विल बी हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. ओके. अभी कोई भी कंपाउंड हमारा होता है तो अगर वो कंपाउंड हमारा बाहर की तरफ है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के, तो हम जैसे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कभी कोबाल्टेट कभी निकेलेट करके हम उसको लिखते हैं, बट यहाँ पर आपका यहाँ पर क्लोरीन अलग है तो क्लोराइड को हमको अलग करना पड़ेगा. इट विल बी कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PT NH3 whole twice Cl NH2CH3
एंड Cl। ये तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन हमें गिवन है, बट सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है, लेट्स एनालिसिस, डू द एनालिसिस हियर। ओके, सबसे पहले बच्चों आप देखो यहाँ पे प्लैटिनम गिवन है। ओके, प्लैटिनम के बाद आपके पास यहाँ पर NH3 है और उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, सो इट विल बी डायअमाइन। ओके, एंड उसके साथ है क्लोरो, NH2CH3 आपका होता है मिथाइलमाइन, ये हमने लिख दिया मिथाइलमाइन। फिर आप लिखेंगे प्लैटिनम, क्योंकि क्लोरीन बाहर है तो हमें इसको लिखना पहले पड़ेगा प्लैटिनम क्लोराइड। ओके, so what will be the name of the compound? The name of the compound being here is diamine chloromethylamine platinum chloride। अब यहाँ पर हमारी एक चीज मिसिंग है, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम कोई एलिमेंट लिखेंगे हमें साइड में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जरूर लिखना होगा। सो हाउ वुड यू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इसकी हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ओके, इसकी हो गई -1, इसकी हो गई 0, इसकी हो गई -1, और -1 और -1 दोनों मिलके हो गए -2। माइनस के 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे RHS में तो इट विल बी 2। तो ये है बच्चों आपका प्लैटिनम का सेकंड क्लोराइड। ओके, सो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर एग्जिबिट करता है। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द ब्रैकेट्स गिवन है। ओके, नाउ this is our long answer and we have been provided with the 2 more parts here. Write the formula for the following compounds and the question is saying sodium hexanitrito and cobaltate third. Okay, so हमें पता है कि सोडियम हो गया हमारा Na। Now it is nitrito N। nitrito N का मतलब है ये NO2 है। NO2 कितने हैं? 6, और कोबाल्टेट का मतलब होता है हमारा CO। So what will be the formula of a compound? The formula of the compound will be NaNO6 and it will be cobalt here. Okay, so it will be NaNO6 and the cobalt being here। पर क्या हम कोबाल्ट को बाहर लिखेंगे तो it will be कोबाल्टेट, ये सही है क्या? ऐसा नहीं होगा, इसका नाम कोबाल्टेट है तो हम इसको बाहर नहीं कर सकते, हमें इसको बीच में लिखना पड़ेगा। So what will be the correct formula being here? The correct formula being here is sodium, cobalt, and it will be like this, NaCO6। cobalt को हमको उसके बीच में रखना होगा, then it will be cobaltate। Okay, now the next question is, it is again a very long formula that is given to you and the question is saying टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। पहला वर्ड है हमारे पास में टेट्रा एक्वा। टेट्रा मीन्स 4, एक्वा मीन्स होता है हमारा वाटर H2O। देन वी हैव डाइक्लोरो। डाइक्लोरो मीन्स क्लोरीन हमारे पास में 2 है, पर किसके साथ है? क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के साथ। तो क्रोमियम है और क्लोराइड भी है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड? द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड विल बी CrCl2, डाइक्लोरो हो गया, क्रोमियम हो गया, टेट्रा एक्वा मींस एक्वा ग्रुप आपके 4 है, और बच्चों यहाँ पर क्लोराइड बाहर लगा हुआ है तो क्लोरीन को हमें बाहर लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट इज, यहाँ पर एक्वा ग्रुप 4 है तो हमें एक्वा ग्रुप को 4 करना पड़ेगा, और एक्वा ग्रुप हमारा वाटर वाला ग्रुप होता है। सो इट विल बी H2O4। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? CrCl2 H2O4 और Cl जो है वो बाहर रहेगा बिकॉज इट इज क्लोराइड। क्लियर? टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो, क्रोमियम और क्लोराइड। सो दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर अ गिवन IUPAC name. Now, as I have said you that it is a long answer, so we have one more part in the question, and what the question is saying, calculate the oxidation state of copper in this question. आप लोगों को यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। So the compound being here is CuNH3,4SO4. So it is CuNH3,4SO4. So CuNH3,4SO4.
ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है किसकी, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर, ठीक है। तो हमें पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। सो हाउ कुड यू राइट हियर, इट विल बी x प्लस अमोनिया 4 है और अमोनिया की होती है 0, सल्फेट के ऊपर आपको पता है कि SO4 हमारा -2 स्टेट में एग्जिबिट करता है और इक्वल टू में हमें 0 रखना होता है। सो इट विल बी x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड इट केम आउट टू बी -2 को हम उधर भेजेंगे तो +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कॉपर की +2। सो दिस विल बी योर आंसर हियर। क्लियर? So this is how you can calculate the oxidation state of a following compound by assuming the unknown compound to be X. Clear है? तो ये हमारा first topic था, which is completely depending upon the nomenclature and the oxidation state of a compound. Now we have our second topic, and let's see what the second topic is saying. We have a second question which is regarding the oxidation number. As I have told you कि यहाँ पर अगर आप नेमिंग करोगे तो वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जरूरी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ। सो व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, COH2O CN EN whole twice having a charge of 2+. Okay, so let's write the oxidation number of metal in the given compounds. तो first question हमें क्या given है बच्चों, the first question is having a cobalt, you have H2O, you have CN and you have EN2 and it is having a 2+. Okay, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा मेटल कौन है, मेटल हमारा कोबाल्ट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मुझे X अज्यूम करना होगा। सो इट विल बी X प्लस यू हैव बीन गिवन हियर H2O, H2O का हमें क्या लिखना होगा चार्ज, दैट इज 0। CN के ऊपर हमारा -1 चार्ज होता है, EN2 इज विल बी 2 into 0 एंड इक्वल टू में हमारा जो होल चार्ज होता है हमको उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो यहाँ पे होल चार्ज आपका 2 है। ओके, सो इट केम आउट टू बी x - 1 इक्वल टू 2 एंड इट विल बी x इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोबाल्ट की आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +3। Clear? So this is how you can calculate the oxidation state of a particular compound that is given in the question. Now let's solve the second part here. We have second part that is COBr2 EN2+. Okay, next question है आप लोगों का COBr2 EN2 and it is plus. Okay, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो इसको हम X अज्यूम कर लेंगे। नाउ हाउ कुड यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई X प्लस 2 into ब्रोमीन -1 होता है, EN हमारा 0 और आप लोग देखिए यहाँ पर होल के ऊपर प्लस चार्ज लगा है, तो यहाँ प्लस का मतलब है प्लस का 1। ओके, so it came out to be x - 2 plus 0 equal to 1 and it will be x equal to 1 plus 2. Again you have a +3 charge on the cobalt. Again हमारा कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +3. So we can write here the oxidation state of cobalt is +3. Okay, now we have one more part here, PtCl4 whole power that is 2-. Okay, so let's solve this question here. थर्ड पार्ट हमारा गिवन है PtCl4 और यहाँ पर आपके पास है 2-. अब हमें पता है यहाँ हमारा मेटल है प्लैटिनम, तो हम इसको X अज्यूम कर लेंगे। इट केम आउट टू बी 4 into -1, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है हमारा -1, होल पावर जाएगी हमारी -2। So it will be x - 4 equal to -2. It will be equal to x4 माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 और -2 और 4 में से 2 गया तो बच्चों हमारा बच गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पर आपकी प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। ओके, so this is how you can calculate the oxidation state of a compound. We have taken here the 3 questions here. ये आप लोग देख सकते हो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का
ये हमारा जो है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 कंपाउंड्स फ्रॉम हियर. क्लियर? नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पे था. अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग. गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, d orbital occupation and coordination number of the central metal ion in the following complexes. 4 कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर गिवन है और चारों में आपको सबसे पहले तो बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आपको बताना है उसके d ऑर्बिटल की ऑक्यूपेंसी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता पाएंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू हैव बीन गिवन हियर, यू आर हैविंग एन आइडिया अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है. ओके, now the question is, so we have a first part that is K3CO C2O4 3 and here it is. Okay, आपको यहाँ पर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और डी ऑर्बिटल की ऑक्यूपेंसी बतानी है. तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ जो हमारा मेटल आयन है वो कोबाल्ट है. ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की. पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका +1 क्योंकि K +1 में एग्जिस्ट करता है, सो इट विल बी 3 into 1. ओके, प्लस कोबाल्ट का आपने X अज्यूम कर लिया, +3 into ये आपका डाइक्रोमेट आयन है C2O4, इसके लिए होता है -2 इक्वल टू होल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इट विल बी 0. क्लियर? नाउ it came out to be 3 plus x minus 6 equal to 0. It will be equal to x minus 3 equal to 0 and we are having x equal to +3. तो आप देख सकते हो कि जनरली कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट कर रहा है. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3. क्लियर है? ओके, नाउ सेकेंड हमें इसका बताना है ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन. तो सेकेंड थिंग की हम बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन की. ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि कोबाल्ट हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं. सो आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाली. उस लाइन को हमें पूरा प्रॉपर याद रखना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है इस चैप्टर में भी. ओके, सो कोबाल्ट का बच्चों अभी के लिए मैं आपको एटॉमिक नंबर बता देती हूँ, दैट इज 27. ओके, इट इज स्कूटर, टीवी, करो मना, फिर कोई नहीं कमजोर. तो लास्ट वाले आपके जो एलिमेंट्स हैं वो जिंक, निकल और ये सारे एलिमेंट्स हैं. ओके, नाउ कोबाल्ट की बात हुई तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर तो हमने 27 लिख दिया. अब अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इट विल बी एर्गन. एर्गन का नंबर होता है 18. नाउ वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वी आर लेफ्ट विथ 9 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो 9 मोर इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे अकोमोडेट करोगे, इट विल बी 3d6. ओके, और इट विल बी 4f2. ठीक है, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. लेकिन हमें यहाँ पर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कोबाल्ट का नहीं बताना है. हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल चुके हैं +3. तो आप लोगों को यहाँ पर CO +3 का बताना है. तो +3 का मतलब यहाँ पर ये है कि 27 में से आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए. तो माइनस हो गए तो यहाँ कितने बच गए, 24. तो अब एर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एर्गन 3d5. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d5. क्लियर है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इट इज हैविंग अ 18 यहां पर हो गया था, वी आर लेफ्ट विद 9. तो हमें यहाँ पर 3ds और 4s2 करना होगा. ओके, सो इट विल बी 3d6, यहाँ 6 बचेंगे. क्लियर है? तो यहां पर हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इसका कितना है. तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इसका d6 है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2g3 और Eg3. ओके, तो इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है आपका d6. लास्ट में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. मेटल आयन कौन है यहाँ पर, हमारा मेटल आयन हमारा कोबाल्ट है. हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है.
कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब होता है कि ये अपने साथ कितने कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेट करके चला है, कंबाइन करके चला है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि क्रोमेट तो यहाँ 3 है, लेकिन जो आपका क्रोमेट है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमने इस चैप्टर में थ्योरेटिकल लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स हमारे कौन कौन से हैं। तो क्रोमेट जो है, डाइक्रोमेट आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2 होती है। ओके, और ये कितने कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में कंबाइन है? ये 3 में है। तो बच्चों यहां पर इसका जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि क्रोमेट है तो आपके पास 3 इंटू, हमें इसकी डेंसिटी से इसको इंटू करवाना पड़ेगा और इसकी डेंसिटी होती है 2, सो इट विल बी 6। तो यहाँ पर C2O4 का कोऑर्डिनेशन मतलब कोबाल्ट के साथ जो अटैच है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। तो यहाँ पर हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर चुके। पहले हमने कैलकुलेट किया कि ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे पास +3, उसके बाद डी ऑर्बिटल की D6 की ऑक्यूपेंसी है, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी कंपाउंड का, तो वो होगा इसका 3 इंटू इट्स डेंसिटी, दैट केम आउट टू बी 6 हियर। ओके, सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, and if you want to solve more questions like this just refer the Arihant book. okay, क्योंकि अभी के स्लॉट में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए, it won't be possible, तो हमने यहाँ पर important questions NCERT के, NCERT एग्जाम्पलर, और apart from that we have many more questions that we have taken here. okay, now let's begin to solve the second part of the question. सेम चीजें हमें करनी है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, देन हम देखेंगे कि डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी आपका कितना है, एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन हियर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट. ओके, सो पहले बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर की. NH4 होल ट्वाइस, अमोनिया का पता है हमें 0 होता है, तो इट विल बी 0 इंटू 2. कोबाल्ट आपका मेटल आयन है, इसका X हो जाएगा. फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है आपका -1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0. इट केम आउट टू बी 0 प्लस X माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड इट विल बी X इक्वल टू 4. क्लियर? सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड. तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारा 4. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या डिस्कस करना होता है? वी हैव टू डिस्कस द डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस कंपाउंड. तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी. क्लियर बच्चों? कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हमने प्रीवियस केस में लिखी. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी आर्गन 3d7 एंड इट विल बी 4s2. ठीक है, लेकिन अब बात कोबाल्ट की नहीं है, कोबाल्ट 4 की है. तो यहां बात करनी है CO4 की, तो यहां बच गए 23. तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आपकी 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है तो 3d5. ओके, तो 3d5 होने का मतलब है कि इसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी है d5, और d5 को आप लिखोगे T2 3 और Eg के ऊपर 2. तो यहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी है d5. क्लियर है? 27 में से हमारा 4 माइनस होगा तो 23 बचेगा, और 23 को बताने के लिए आर्गन 3d5. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट्स नेक्स्ट पार्ट कि हमें यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो बताना है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा. तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ये फ्लोरीन है, ये कोबाल्ट F4 के साथ अटैच है. तो ये जो हमारा फ्लोरीन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 4. तो इसका CN कितना आएगा? द CN विल बी 4 हियर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर बाय जस्ट एनालाइजिंग द टर्म कि यहाँ पर कितने कंपाउंड उसके साथ अटैच हैं. क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं एंड थर्ड पार्ट इज cis Cr En2 Cl2 and Cl. So
सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद क्रोमियम। ओके, तो क्रोमियम को एक्स अज्यूम किया, En आपके 2 है, ये 2 यहाँ पर होता है, तो इट विल बी 2 into 0। क्लोरीन का हमें पता है -1, ओके, और ये एक और हो गया -1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो इट केम आउट टू बी x plus 0 minus 2 minus 1 equal to 0 and it came out to be 3। तो यहाँ पर हमारा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले तो क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इट मींस 24। ओके, 24 होता है, लेकिन हमें 24 की बात नहीं करनी है, हमें Cr+3 की बात करनी है। तो +3 हो गया, तो यहाँ पर 21 बच गए। ओके बच्चों, अब 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी एर्गन 18 और 3d3, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो T2G3 और Eg0। ओके, तो यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, इसकी D3 ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी है। और ऑर्बिटल की ऑक्यूपेंसी आपको तभी पता चलेगी whenever you will write the electronic configuration of that particular element। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 +3 करेंगे तो 21 होगा। 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, एर्गन 3d3, क्योंकि एर्गन 18 तक हमारा कंप्लीट है और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी हुई, D3। ओके, नाउ द थिंग इज, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उसके साथ कितने और मेटल आयंस अटैच हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस क्रोमियम के साथ एक ये है और एक ये है ना। तो हम देख के तो उसको ये कहेंगे कि 2 En है और 2 हमारे क्लोरीन है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। बट बच्चों वो गलत हो जाएगा, हम सिर्फ देख के उसको ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये En है ना आपका, ये आपका डाइडेंट है। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, द कोऑर्डिनेशन नंबर बीइंग कैलकुलेटेड विल बी, En हमारा डाइडेंट है, तो डाइडेंट के लिए 2 into 2, और क्लोरीन यहाँ पे हो गए आपके 2, तो ये हो गया 4 + 2, इट केम आउट टू बी 6। तो यहाँ बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ऑक्सीडेशन नंबर है 3 + 3, और ऑक्यूपेंसी कौन सी है, D3। तो ये तीनों आंसर्स हमारे इस क्वेश्चन के हैं। हम इसको देख के प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि 2 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इनफैक्ट En आपका डाइडेंट है, तो वहां पर हमको उसको 2 से भी इंटू करवाना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा था, ये आपका क्रोमेट आयन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसकी डेंसिटी +2 होती है, तो हमने इसको 3 into 2 किया था। तो हमेशा हम सिर्फ क्वेश्चन को एनालिसिस करके कोऑर्डिनेशन नंबर को जज नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, नाउ वी हैव वन मोर पार्ट हियर। तो इसका भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और d orbital occupancy and lastly what we have to calculate, we have to calculate the coordination number here. Okay, next, so the fourth part being here is Mn H2O6 SO4. Okay, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, +6 into 0 +4 इंटू सल्फेट का होता है आपका -2 इक्वल टू 0। सो SO4 का हमारा -2 होता है, तो यहाँ पर सीधा हम -2 लिखेंगे। ओके, सो इट विल बी x + 0 -2 इक्वल टू 0। ये सल्फेट पूरा एक आयन है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, सो इट विल बी x इक्वल टू +2। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर बीइंग कैलकुलेटेड हियर। मैंगनीज का हमने x अज्यूम किया, वाटर का हमें पता है 0 होता है, सो इट विल बी 6 into 0 और SO4। Okay, so this is how you can calculate the oxidation state. Second आपको बात करनी है d orbital occupation की। तो d orbital occupation Mn का निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। Okay, so it is scandium, titanium, vanadium. Okay, vanadium के बाद है हमारा क्रोमियम और क्रोमियम के बाद आता है हमारा मैंगनीज। इट मींस 21, 22, 23, 24, 25, 25 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके,
25 एटॉमिक नंबर की हमें बात नहीं करनी है क्योंकि अब हमारा Mn बन चुका है Mn+2, तो हम बात करेंगे 23 की। और 23 के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इट विल बी एर्गन, ये तो 18 हो गया और इसको लिखना पड़ेगा 3d5। इसका मतलब इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है, इसकी ऑक्यूपेंसी बच्चों 18 + 5 तो इट विल बी 23 हो गए हमारे, तो इसकी भी d5 ऑक्यूपेंसी है क्योंकि द सीक्वेंस इज स्कूटर टीवी करोमना, मतलब 25 एटॉमिक नंबर है हमारा मैंगनीज का, तो मैंगनीज के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी AR और 3d7। ओके, और हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें 2 को 7 वाले में से निकालना पड़ेगा, तो इट विल बी 3d5 एंड द ऑक्यूपेंसी विल बी d5। अब लास्टली हम बात करते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका मैंगनीज भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, अटैच है उसके साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंगनीज के साथ 6 एक्वा वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम डायरेक्टली लिखेंगे 6। ओके, इन केसेस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 और इसकी ऑक्यूपेंसी है आपकी d5 वाली ऑक्यूपेंसी। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड d5 occupancy. Now I am moving forward to the next question and we have our third topic which is dealing about the bonding and coordination compound. Okay, बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है और उससे कैसे कंपाउंड्स बनेंगे वो देखना है। वैलेंस बैंड थ्योरी के अलावा हमारे पास में एक और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिगार्डिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। हमें यहाँ पर इनके बॉन्डिंग का नेचर डिस्कस करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज FeCN6 नेगेटिव 4 नेगेटिव। इसमें हमें कंपाउंड में वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका नेचर डिस्कस करना है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसा होगा और ये कंपाउंड क्या होगा। सो वी आर स्टार्टिंग हियर विद FeCN6 4 नेगेटिव। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस केस। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा। एज आई हैव टोल्ड यू, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप चाहे नेमिंग कर रहे हो, चाहे आप वैलेंस बैंड थ्योरी लगा रहे हो या फिर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, तो इसकी हमने एक्स अज्यूम की। साइनाइड आपको पता है -1 होता है और इक्वल टू में आपको -4 गिवन है, तो इट विल बी x - 6 इक्वल टू -4 एंड इट केम आउट टू बी x6 - 4 दैट इज x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले Fe के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। तो हमें पता है कि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, सो इट विल बी एर्गन, ये हो गया 18 और यहाँ हो गया आपका 3d6, नो इट विल बी 18, ये हो गया आपका 3d8। ओके, क्योंकि 26 पूरा करना है, लेकिन हमें यहाँ पर Fe से मतलब नहीं है, वी आर नीडेड Fe+2। ठीक है, तो Fe+2 के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 24, तो 24 के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Ar 3d6 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम d ऑर्बिटल में से रिमूव कर लेंगे। अब हमें वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग और इस कंपाउंड का कैसा नेचर होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसका d ऑर्बिटल फॉर्म करूं तो 1 2 3 4 5 ये हमारा d ऑर्बिटल होता है। अब 3d6 को आपको अरेंज करना है तो एक ने तो पेयर कर लिया एंड यू हैव 1 2 3 4। ओके, ये इसका 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो गया। अब आप लोगों को पता है कि ये जो आपका Cn है ना, ये मैंने बहुत बार बताया पहले कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इसको पेयरिंग अलाउ करता है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर बच्चों यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो इट विल बी लाइक दैट
तो पेयरिंग हो गई। ओके, नाउ Cn आपके कितने हैं? Cn आपके 6 हैं, 1 2 3 4 5. So this is your Cn. Okay, so it will be your Cn 1 2 3 4 5 and 6. So it will be D2, 1 is for S and it is P3 orbital. तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3. ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होना पॉसिबल है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे हो गए पेयर। तो अगर ये सब पेयर्ड हो गए तो यहाँ पर इस मटेरियल का नेचर कैसा हो गया? द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग हियर इज डायमैग्नेटिक। ओके, इसका नेचर कैसा हो गया? दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे बच जाते तो नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जस्ट try to solve all these questions with me. So what you needed, you just have to take a copy and pen and try to solve these concepts क्योंकि ये बहुत important है। Now you are given Fe F6 3 minus. Okay, now we are trying to solve this. देखिए हम सेकेंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। We are given with Fe F6 3 minus. अब सबसे पहली बात हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको x अज्यूम कर लिया, ये हो गया आपका 6 minus 1, ये minus 3. It will be x minus 6 equal to minus 3. It will be x equal to 6 minus 3 and it came out to be plus 3. तो ये हो गया बच्चों आपका Fe plus 3. ओके, अभी मैंने आपको आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई कि जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन के साथ 3d8। अब 8 में से आपको 3 को रिमूव करना है क्योंकि हमें Fe की जरूरत नहीं है, हमें Fe plus 3 की जरूरत है। तो इट विल बी Fe plus 3 और यहाँ आप लिखोगे आर्गन और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो गया 3d5। ओके, अब जब हम इसका d ऑर्बिटल फॉर्मुलेट करेंगे तो वी हैव 1 2 3 4, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये जो F6 अरेंज अटैच है ना, इसका ये आपका वीक लिगेंड है। जैसे कि हमने पहले केस में देखा था कि साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो यहाँ पर अगेन यू हैव दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग विल बी पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये जो होगा कंपाउंड, इसका नेचर होगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसका नेचर डायमैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वीक लिगेंड। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड on the basis of valence band theory. Okay, now let's move forward to the third part. Third part आपका क्या है? CO C2O4 thrice and 3 negative. Okay, so it will be third part हमें given है 3 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी x, क्रोमेट की आपकी होती है -2, इट विल बी -3, x minus 6 equal to -3, x equal to 6 minus 3 and x equal to 3. तो यहाँ आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के बाद हम लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट। Do you know the atomic number of cobalt? We have cobalt before nickel and it is after iron. तो iron का 26 था तो cobalt का आपका होता है 27। 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आर्गन, ये तो हो गया 18, you are left with 9। तो आपको यहाँ पर 3d8 और 4s1 करना होगा। ओके, नाउ कोबाल्ट से हमें कोबाल्ट +3 से मतलब है, तो +3 से मतलब है तो इट विल बी आर्गन एंड इट विल बी 3d7। क्लियर? 7 हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे? वी आर गिवन हियर, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस विल बी द d ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। d ऑर्बिटल में हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे।
Now we are given here with a C2O4. So it will be, हमने यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन्स को हटाया तो एक यहाँ से हटेगा, 2 यहाँ से हटेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा एंड इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है तो you have to remove one electron from here. एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये हमारे हो गए 4, 5, 6. अब यहाँ आपका ये डाइक्रोमेट प्रेजेंट है और हमें पता है ये C2O4 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पर पेयरिंग होगी और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे और अगर इन्होंने पेयरिंग कर ली तो इसका नेचर जो होगा बच्चों वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा. अब ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए और दूसरा आपको जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वहां पर 21 से 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए. ओके, देन ओनली यू विल राइट द correct coordination number or I can say you will write the bonding in the compounds on the basis of valence band theory. Clear? Now you are given with one more part in this question that is COF6 3 negative. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को. यही COF6 3 negative. बच्चों सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कोबाल्ट को X मान लिया 6, फ्लोरीन हमें पता है -1, ये हो गया -3. X - 6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू 6 - 3, X इक्वल टू आपका हो गया 3. ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तो अभी तक हम सीख चुके होंगे बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट टिल नाउ. ओके, तो कोबाल्ट की आ गई 3. अभी मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट जो है उसका नंबर है 27 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी एर्गन 3D8 4s1. ठीक है, लेकिन हमें कोबाल्ट से मतलब नहीं है, हमें कोबाल्ट +3 से मतलब है. तो जब आप इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3D, इट विल बी 18 और वी आर लेफ्ट विथ 9. तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर CO +3 को हमने कैलकुलेट किया है तो +3 में से हमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे तो यहाँ हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी बताने के लिए आपको यहाँ पर d ऑर्बिटल ऐसे बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4, ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल. तो ये 1 2 3 4 5 6. ओके, अब देखिए कि इसके साथ क्या अरेंज्ड है. इसके साथ प्रेजेंट है आपका F6. अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे एंड आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, ये जो F6 है ना ये आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हो गया F6. ठीक है, अब इसकी जो आपकी ऑक्यूपेंसी होगी इट विल बी, ये हो गए D2S और P3. इसकी ऑक्यूपेंसी होगी D2S P3, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट हो गई. लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी ये F6 आपका जो अटैच है ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है. ये कैसा लिगेंड है? ये आप लोगों का वीक लिगेंड है. और अभी अभी हमने बात की कि अगर कोई लिगेंड वीक है तो वहां पर पेयरिंग होना पॉसिबल नहीं है, तो ये इनकी पेयरिंग नहीं होने देगा. और अगर ये पेयरिंग नहीं होने देगा इट मीन्स कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नेचर है बच्चों पैरामैग्नेटिक. कैसा नेचर है इसका? नेचर है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जिस कंपाउंड में पेयरिंग होगी उसी को हम कहेंगे कि वो डायमैग्नेटिक नेचर का है, अदरवाइज वी विल कॉल इट एज अ पैरामैग्नेटिक. क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव डन ऑन अ वैलेंस बैंड थ्योरी. ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर स्टार्टिंग हियर विथ अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे करेंगे क्योंकि हमें हमारे लेक्चर में सारे ही टॉपिक्स को एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग कवर करना है. तो पहला टॉपिक हमने जो कवर किया इट इज रिगार्डिंग इट्स नोमेनक्लेचर. IUPAC हम कैसे लिखेंगे ये हमने देखा. सेकंड इज अबाउट इट्स कैलकुलेटिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड इज द वैलेंस बैंड थ्योरी एंड फाइनली we are moving forward with the crystal field theory. Okay, so let's do some questions on the crystal field theory here. So students, let's do our last question that is depending upon the crystal field theory, and what we have to do in this question, using crystal field theory, draw the energy level diagram, write the electronic configuration of the metal ion and determine the magnetic moment in the following.
इतनी सारी चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है, तो दिस इज नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन यू हैव, एक्चुअली दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड वी हैव टेकन all the concepts related to the crystal field theory in this single question. Okay, so let's begin with the question. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं इन कंपाउंड्स के, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखना है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिखना है. मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, दैट इज म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड this will be calculated in the Bm and this will be the n here, which is the number of unpaired electrons in the orbital. Okay, so let's begin with the first part, that is COF6 3 negative. Okay, तो first part को solve करते हैं. COF6 3 negative, तो ये है बच्चों COF6 3 negative. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना. सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? तो बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट को x मानना होगा, 6 इंटू फ्लोरीन हमें पता है -1 इक्वल टू -3. इट विल बी x -6 इक्वल टू -3. इट विल बी 6 -3 और x आ गया आपका 3. तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कोबाल्ट की वो हो गई +3. ओके, अभी हमने बात की थी कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 हो गए एंड इट विल बी 3d8 4s2. नो 3d8 एंड इट विल बी 18 8 26 एंड वी आर लेफ्ट विद 1. हमें CO से फिर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है CO +2 से +3 से. तो ये होगा यहाँ पे 27 में से 3 गया तो 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी AR और 4 गया तो 1 यहाँ से जाएगा 3 यहाँ से जाएगा, सो इट विल बी 3d5. यही होगा हमारा क्वेश्चन 3d5, बिकॉज की 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 27 में से, तो इट विल बी 24 और 24 को हम कैसे बताएंगे 18 और यहाँ बच्चों 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि 3 हमें रिमूव करने हैं ना, तो 2 हम यहाँ से करेंगे, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से करेंगे. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे पहले बनाना है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम. तो कैसे बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 3d6? लेट्स सी हियर 1 2 3 4 एंड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर. इसका नाम है आपका डीजेनरेट d ऑर्बिटल. ओके, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका डायग्राम बनाओगे तो वी हैव वन Eg लेवल एंड वन यू हैव अ T2g लेवल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गए 6. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें बताना है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी T2g4 और Eg2. ओके, तो T2g में हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है तो इट विल बी लाइक दिस. Eg में हमें 2 को करना है तो ये हो गए 2. ठीक है, अब हमने जो कंपाउंड लिया है आप देख सकते हो कंपाउंड जो फर्स्ट है वो F6 है और आप लोगों को पता है कि ये जो F6 है ना ये आपका वीक लिगेंड है. ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है. और जब भी हमारे पास में लिगेंड कोई वीक होता है तो वो पेयरिंग नहीं करने देता, पेयरिंग नहीं होगी. तो इस केस में अगर बच्चों पेयरिंग नहीं होगी तो ये कंपाउंड आपका नेचर में पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होने के साथ साथ इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4. तो बच्चों अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट. एन कितना आ गया यहाँ पर? 4. ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं एंड इट विल बी n+2 और इसका आंसर आता है हमारा Bm में. तो ये हो गया आपका 4 into 4+2. It will be 4 into 6 and it will be √24 Bm. लेकिन इस क्वेश्चन को हम अंडर रूट में नहीं छोड़ सकते. आई हैव टोल्ड यू कि हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. सो इट विल बी 24.00 अप्रोक्सीमेटली. पॉइंट के 1 डिजिट तक हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. 24 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नेक्स्ट होता है हमारा 4 4 16.
यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 गए तो 8, 0 0, 4 में 4 प्लस किया आपने 8, अगर मैं 9 लगाऊंगी तो वी विल गेट अ हायर वैल्यू हियर, 801 आ रहा है तो यहाँ हमें 8 लगाना पड़ेगा। ओके, तो 88 8 जा 4 6 and 64 plus 6 you have 72, you have 724 here। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इट विल बी 4.8 bm। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका 4.8 bm। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर है एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद सो मेनी पार्ट्स हियर इस क्वेश्चन में। तो ये भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज COH2O6 plus 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। वी हैव second part here COH2O6 and the thing is plus 2 here, plus 2। सबसे पहली चीज यहाँ आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पर इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी x plus 6 into 0 equal to plus 2 and it will be x equal to plus 2। ठीक है, कोबाल्ट में प्लस 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो 27 में से 2 गया तो 25 इलेक्ट्रॉन बच गए। 25 को लिखने के लिए एल्विन तो हो ही गया। ओके, अब बच्चे 18 के बाद में आपके पास में 7 और इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 तो हमारे 3D में आ सकते हैं तो इट विल बी 3d7। ओके, अब अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म करती हूँ तो इट विल बी डी जनरेट डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इट विल बी डी जनरेट डी ऑर्बिटल। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो जाएगा T2G3 और Eg2। नो, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो T2G5 और Eg2, T2G में 5 होगा। ओके, तो हम जब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो वी हैव 1 2 3 और Eg में आपके पास में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। T2G में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका T2G लेवल है और ये बच्चों आपका Eg लेवल है। इस कंपाउंड में सबसे पहले हम देखेंगे इसके साथ H2O अटैच है। ठीक है, तो ये कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, ये यहाँ पर पेयरिंग नहीं होने देगा। तो पेयरिंग अगर इस केस में नहीं होगी तो यू कैन सी कि यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हियर विल बी 3। तो हम यहाँ निकालेंगे इसका म्यू, दैट इज n+2। So it will be 3 plus 2, it will be 3 into 5, okay, and it come out to be 15 dm। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वहीं पर कैलकुलेट होगा जहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ओके, सो √15 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15.00, सो इट विल बी 4 4 तो बड़ा हो जाएगा, सो 3 3 is 9, it will be 10 11 12 13 14 15, so it will be 6, 2 zeros here, 3 plus 3 6। अगर हम 10 लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू जाएगी, 9 लगाएंगे तो भी बड़ी वैल्यू जाएगी। तो एक बार हम 8 लगा के देखते हैं, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 and 6 it will be 54। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 3.8 bm। क्लियर है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, next question we have is COCN6 3 negative। okay, next question क्या है, थर्ड पार्ट है आपका COCN6 3 negative। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दोबारा हम वही बात करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड की। तो यहाँ हो गया ये x 6 into -1 equal to -3, x minus 6 equal to -3, x equal to 6 minus 3 and x equal to 3। This will be the oxidation state of a compound। कोबाल्ट है, कोबाल्ट से नहीं मतलब है, +3 से मतलब है। 27 में से 3 गया 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, 18 यहाँ तक हो गया, we are left with 6, ये हो गया 3d6। ठीक है, 3d6 के लिए जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5
it will be 1 2 3 4 5 6. ओके, ये हो गया इसका d जनरेट d ऑर्बिटल. ठीक है, अब अगर हमें इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का अकोमोडेशन करना है तो u will be T2G4 or you can write Eg0. Okay, no, Eg you have to write 2 and T2G will be 4 in this case. So apart from that we have a CN here और हमें पता है कि ये जो आपका CN है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. और बच्चों हम हमेशा बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी प्रेजेंस होती है उसकी तो यहाँ पेयरिंग होती है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? वी हैव T2G6 और Eg0. ओके, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी तो T2G में हमारे 6 ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी एंड इन Eg यू हैव नथिंग लेफ्ट हियर. तो इट विल बी T2G E60. पेयरिंग हो गई. देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक. क्लियर? क्लियर है? हमें क्या करना है? हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बचते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के बाद हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके साथ एक CN अटैच है तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा होगा. यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई. पेयरिंग हो गई इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. इस कंपाउंड का नेचर डायमैग्नेटिक है. ओके, सो हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. हमें जो अभी हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको करके देखना है. एंड इफ यू able to draw the crystal field diagram of this, then this concept will be clear to you. ये concept आपका clear होगा. Okay? So ये था हमारा crystal field theory से related last question जो हमने किया. If you want to solve more sums like this, just refer our Arihant book. हम यहाँ पर Arihant book के unsolved questions को solve करते हैं. It is from our subjective and long answers part. But apart from that, if you want to solve the case based study and assertion reason question, just refer this book. क्योंकि हमारे slot के according हम सारे questions इसी slot में कर पाए, it won't be possible. So do more sums from this to clear your concept. Okay? तो coordination compound और D block दोनों आपका 9 marks का है, तो definitely a long answer can be asked from this part too. Clear? So this lecture is all over here. Now we are left with only 2 chapters of chemistry, which is from our organic part. तो physical और inorganic part को हम complete कर चुके हैं. Now we are moving forward to the organic chemistry. I hope that chapters will be much interesting for you. Thank you so much and have a great day.